Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter name is elasticity of demand. But बेटा हम इसकी अब सीरीज शुरू करने लगे, चलो शुरू करते हैं। अभी तक बच्चे हमने डिमांड के बारे में सब कुछ पढ़ा है। व्हाट इज डिमांड, उसका लॉ ऑफ डिमांड, अनवाइंड द कर्व, स्लोप्स अप डाउनवर्ड, वो सारी हमने डिटेल्स हमने पढ़ी हैं। अब बात आती है हमारी डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शॉर्ट फॉर्म क्या है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको मैंने ये इसमें ब्रैकेट में आपको लिख के दिखाया है। ई के पैर पे हम लोग डी बनाते हैं। ये देखो, जैसे ये इसकी एब्रिवेशन है, ठीक है। अब कहीं पे भी ये लिखा होगा तो इसका मतलब ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा है। तो चलो देखते हैं अब। सबसे पहले बात आ जाती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। पहले देखो, अपने डिमांड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि डिमांड का रिलेशन जो है वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से, और बहुत सारे इसके डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। जो किसी चीज की डिमांड है वो सिर्फ एक फैक्टर के चेंज होने से चेंज नहीं होगी, पर बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ेगा। तो इसलिए हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली आपका क्या बताता है कि जो आपके एक कोई भी कमोडिटी है उसकी प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, या आपके इनकम, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, या आपके रिलेटेड गुड्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं, जो मेनली कंसिडर्ड ये चीजें की जाती है ना, जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस कैसे हो रहे हैं, या आपकी कंज्यूमर की इनकम कैसे हो रही है, या आपकी कमोडिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके प्राइस में अगर कुछ चेंज हो रही है, तो किस एक्सटेंट तक हमारी डिमांड जो है कमोडिटी की चेंज होगी, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड measures the extent to which the quantity demanded of the commodity changes with change in its price, income of the consumer and price of related goods. बेसिकली हमारे को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, वो बताता है कि हाउ मच चेंज हैज इरिजन इन डिमांड, कि इन चीजों के चेंज होने से, जो आपको मैंने तीन बताई हैं, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उन चीजों के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी जो है डिमांड की, प्रोडक्ट की कितनी ज्यादा, उसमें एक्सटेंड कितना, कितनी साइड पे वो चेंज हो रही है, ठीक है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने जैसे हमने नाम अभी तीन फैक्टर्स बताए हैं उस हिसाब से ही है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अभी मैं आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मैं दूंगी। अभी देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सबसे पहली चीज आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब होती क्या है कि आपकी जो कमोडिटी इन क्वेश्चन है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड की ऐसे चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी एक्स है, उसी कमोडिटी एक्स के प्राइस में चेंज होने से के कारण आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसी एक्स प्रोडक्ट की किस डायरेक्शन में कैसे चेंज हो रही है, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Change in quantity demanded of a commodity is due to change in the price of the commodity is known as price elasticity of demand. ये basically एक इसका price elasticity of demand का meaning है। ऐसे ही आती है हमारी income elasticity of demand. Income elasticity of demand क्या है? Income elasticity of demand is change in quantity demanded of the commodity due to change in the income of buyers. बायर्स की इनकम अप डाउन होती रहती है, अगर उनकी इनकम में कुछ चेंज हो रहा है उस हिसाब से हमारी डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्रोडक्ट की, वो बात करते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। और आगे बारी आती है हमारी थर्ड ऑप्शन, थर्ड टाइप है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली इज change in quantity demanded of one commodity is measured with respect to change in the price of other commodity. इसके बीच में रिलेटेड गुड्स की बात ये आ जाती है कि एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने के कारण दूसरी कमोडिटी के ऊपर की डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो आती है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है।
ये हमारी 3 तरह की डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स है जो मैंने आपको बता दी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट बेटा आपके लेवल पे, आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, इसलिए हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, और जो हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे। ठीक है बेटा, अभी तक हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है वो डिस्कस किया और उसकी टाइप्स डिस्कस करी है। अब बारी आती है हमारी मेजरमेंट की। हाउ डू वी मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? तो हमने डिस्कस करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम उसकी मेजरमेंट देखते हैं कैसे होती है। अभी देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करने के लिए 3 मेथड्स हैं उसके। एक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। इस चीज का ध्यान रखना, पेपर में आपको न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो आपको जौन सा मेथड दिया हुआ है वही मेथड आपने फॉलो करना है। ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है और प्रोपोर्शनेट मेथड है, इन दोनों में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड में तो सिर्फ आपका ग्राफ ही बनेगा। ठीक है, तो अगर आपको जो भी मेथड उन्होंने या इंफॉर्मेशन, अगर आपको मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आपको इंफॉर्मेशन जिस हिसाब से दी हुई है उस हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला मेथड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको किसने दिया था? ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। ठीक है, समटाइम्स आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। एक और आ जाता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो अनदर नेम उसका या किसी एक और नाम भी है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, जिसको हम बोलते हैं टोटल आउटले मेथड। ठीक है, अब बारी आती है हमारी कि ये मेथड है क्या। ये बेसिकली इन दिस मेथड वी कम टू नो हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके बीच में हमें पता चलता है बेटा कि जब आपकी कमोडिटी की प्राइस चेंज हो रही है ना, प्राइस अगर हमारी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, किस कुछ भी हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो हम कमोडिटी के ऊपर करते हैं। क्योंकि ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है तो ये उसके बारे में ही आपको बताता है। ठीक है, अब ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को मैंने आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको ये इससे ही आपको समझ आ जाए, आपको कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। अभी देखो, पहले मैंने आपको बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हमने देखना है कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हमारी किस टाइप को जा रही है, अगर वो ग्रेटर देन यूनिटरी है या लेस देन यूनिटरी है या यूनिटरी है, हमें वो पता चलेगा। अब इसके जो 3 सिचुएशंस हैं वो ये हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी या लेस देन यूनिटरी। अब इन तीनों सिचुएशंस को हमने कैसे समझना है, इसको मैं बहुत इजी मेथड से आपको बता रही हूँ। तो देखो, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 या यूनिटरी है, वो कब होगी? वो तब होगी जब आपका कमोडिटी का प्राइस है देखो अप डाउन होता रहता है। अगर आपकी कमोडिटी के प्राइस पे चेंज होने के कारण हमारी डिमांड की एडजस्टमेंट ऐसे हो जाती है कि कंज्यूम हमारा जो कोई एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज नहीं आ रहा। अगर हम पहले कुछ भी, मान लो आप 10 रुपीज स्पेंड कर रहे थे, एक्सपेंडिचर था, तो अब प्राइस के अप डाउन होने के कारण भी बाद में भी आपका उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इट इज अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड व्हेन द एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये तो हो गई बात यूनिटरी इलास्टिक की, यूनिटरी की। अब बारी आती है हमारी ग्रेटर देन यूनिटरी, मींस ईडी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन यूनिटरी में क्या होता है कि जब हमारा प्राइस तो कम ज्यादा ऊपर नीचे होना ही होना है। अगर मान लो आपके प्राइस में कम होता है, पहले 4 रुपीज का था, अब मान लो 2 रुपीज का हो गया, और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो प्राइस कम होने के कारण बढ़ गया, या हमारा प्राइस ज्यादा होने के कारण एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया, इसका मतलब क्या है? आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड एक्सपेंडिचर आर इन इनवर्स रिलेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक कम हो रहा है तो दूसरा ज्यादा हो रहा है।
ठीक है, या एक ज्यादा हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। इस केस में क्या है, ये वो केस है जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी और ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये सेकेंड सिचुएशन है। अब थर्ड सिचुएशन क्या है, ईडी इज लेस देन 1 या और यू कैन से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। इस केस में क्या है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड द टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। कि मतलब आपका प्राइस का चेंज होने के, अगर प्राइस मतलब अगर आपका कॉमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर आपका प्राइस कॉमोडिटी का कम हो रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी, जब वो सेम डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, या ईडी इज लेस देन 1। अब यही चीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब ये देखो, ये जैसे एग्जांपल है, पहले हम इसमें तीनों सिचुएशंस कवर करेंगे, 1 2 3 सिचुएशन। पहली सिचुएशन थी ईडी इज यूनिटरी या ईडी इज इक्वल टू 1। उस केस में क्या है, हमारा प्राइस और जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कुछ फर्क नहीं, प्राइस और एक्सपेंडिचर उतना ही रहा। प्राइस के चेंज होने के कारण हमारा जो एक्सपेंडिचर में कुछ चेंज नहीं आया। अभी देखो एग्जांपल है, जैसे प्राइस ऑफ कॉमोडिटी पहले 4 थी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 8, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता था, 4 इंटू 8 इज 32। और जब आपका प्राइस कम हो गया 2 पे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, आपकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने के कारण आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी 8 से आपकी 16 हो गई, तो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर 16 इंटू 2 इज 32। मीन्स आपका टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, वो आपका सेम रहा, कुछ चेंज हुआ। पहले भी 32 था, अब भी 32 है। तो इट इज अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड व्हेन ईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब है सेकेंड केस। सेकेंड केस था हमारा ईडी इज ग्रेटर देन 1 और यू कैन से ग्रेटर देन यूनिटरी। इस केस में देखो, पहले हमने वही केस लिए 4 2 4 2 4 2, वो नहीं हमने चेंज किया। पहले हमारी प्राइस जब हमारी 4 थी तो हमारी क्वांटिटी 8 डिमांडेड थी और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 32 आ रहा था। जब आपका प्राइस कम हुआ 2, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होगी 20 और आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 20 इंटू 2 दैट इज 40। इसका मतलब आपका इफेक्ट क्या पड़ा एक्सपेंडिचर पे, पहला 32 हो रहा था अब 40 हो गया। कम हुआ, ज्यादा हुआ, बढ़ गया। जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले ना, प्राइस कम हुआ और आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा, उस केस में इट इज अ केस ऑफ ग्रेटर देन यूनिटरी और ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और थर्ड सिचुएशन है व्हेन आपका प्राइस वही था, जब 4 प्राइस था, क्वांटिटी डिमांडेड थी आपकी 6, वो आ गई आपकी 24। और जब आपकी आप ये प्राइस आपका 2 हुआ, कम हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड होगी आपकी 8, हो गया आपका 16। ठीक है, तो क्या पहले 24 था आपका खर्चा एक्सपेंडिचर और अब आपका एक्सपेंडिचर 16 है। मींस टोटल एक्सपेंडिचर आपका पहले से कम हो गया। जब वो आपका कम हो गया तो उस केस में क्या आता है, आपकी ईडी इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, ईडी इज लेस देन 1। तो ये था आपका टोटल एक्सपेंडिचर को आपको मैंने बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन करके बताया है। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका ग्राफ है। प्राइस हमने रिलेशन किसका दिखाना है, प्राइस का, टोटल एक्सपेंडिचर का। तो प्राइस आपका एक वाई एक्सेस पे दे रखा है और टोटल एक्सपेंडिचर आपका एक्स एक्सेस पे दे रखा है। अब ये देखो, पहले केस में क्या है, हमारा प्राइस जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। जब हमारा प्राइस बढ़ रहा है, ये देखो प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। मींस दोनों सेम डायरेक्शन में। इट इज अ केस ऑफ लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज लेस देन 1। ठीक है, अब ये स्ट्रेट आ गया यहाँ पे। जब वो स्ट्रेट आ गया मींस आपका आप जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइस चेंज हो रहा है पर एक्सपेंडिचर उतना का उतना ही है। इट मींस इट इज अ केस ऑफ ईडी इज इक्वल टू 1। अब इस केस में देखो, इस केस में पहले हमारा प्राइस ज्यादा था, एक्सपेंडिचर हमारा इतना था। प्राइस हमारा कम होने लगा, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ने लगा, है ना। अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लगे, प्राइस हमारा कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। सो इट इज अ केस ऑफ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज ईडी इज लेस इज ग्रेटर देन 1।
ठीक है बेटा। सो ये आपकी डायग्रामेटिक इसकी एक्सप्लेनेशन थी। बच्चे अभी तक हमने मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक्सपेंडिचर मेथड पूरा हमने डिटेल में कर लिया। अब आगे बारी आती है हमारी प्रोपोर्शनेट मेथड की। तो प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है? सबसे पहले एमसीक्यू में या किसी चीज में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन, कि प्रोपोर्शनेट नेम मेथड को किस और नाम से जाना जाता है। सो अनदर नेम ऑफ प्रोपोर्शनेट मेथड इज परसेंटेज मेथड। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में परसेंटेज मेथड बोला जा रहा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब वो सेम एक ही मेथड है। नाउ व्हाट दिस मेथड सेज, ये मेथड क्या कहता है आपको? According to this method, price elasticity of demand is measured by the ratio of the proportionate change in quantity demanded to the proportionate change in price. ठीक है, इसका अब प्रॉपर आपको फॉर्मूला बताया जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं नॉर्मली क्वेश्चन इसी मेथड के ऊपर आता है एग्जाम में। तो वो जो कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, कितनी हमारी क्वांटिटी चेंज में और प्राइस में कितना हमारे क्या प्रोपोर्शन चल रही है, उसकी रेशियो में हमारा प्रोपोर्शन मेथड आता है। तो ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। अभी देखो इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी इज इक्वल टू माइनस हमने लगाना है आगे। ये नहीं कि आपने नहीं लगाना, हर केस में आप माइनस लगाओगे, क्योंकि समटाइम्स आपकी प्रोपोर्शनल चेंज में जो आपका आप आगे जब क्वांटिटीज लेते हो कई बार उसमें नेगेटिव साइन आ जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए दोनों साइड में, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ये तो जो आपको मैंने बताया था अभी वही चीज है। अब ये प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ये आप निकालते कैसे हो? इसका मेथड क्या है, पी अपॉन माइनस हमने रखना ही है, पी अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। नाउ इसमें मैंने सारी एब्रीवेशंस यूज की हैं, तो आपको पता होना चाहिए एब्रीवेशंस क्या है। ईडी क्या, ईडी इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही है, इनकम एंड क्रॉस नहीं है। ठीक है, क्यू इज इनिशियल डिमांड, जो आपकी ओरिजिनल डिमांड थी, पहले जो डिमांड थी, चेंज होने के बाद की डिमांड की बात नहीं कर रहे, जो पहले डिमांड थी, इनिशियल डिमांड थी, दैट इज क्यू। पी इज इनिशियल प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस था। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारा प्राइस था, बेस जो हमने लिया है वो, ये बेस हमारी डिमांड एंड बेस हमारी प्राइस आ गई। ठीक है, देन डेल्टा क्यू इज चेंज इन डिमांड, मींस आपके जब आपकी चेंज हो रही है, डिमांड आपकी वो बड़ी है या कम हुई है, वो कितना फर्क पड़ रहा है, वो है आपकी चेंज इन डिमांड। ठीक है, और चेंज इन प्राइस, डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस। ना अब डेल्टा क्यू और डेल्टा पी को निकालने का मेथड क्या है? डेल्टा क्यू इज न्यू डिमांड, जो हमारी न्यू डिमांड है वो ज्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, दोनों केसेस हो सकते हैं, अप डाउन। जो भी केस है, पहले आपने हमेशा न्यू डिमांड लेनी है और उसके बाद में इनिशियल डिमांड जो हमारी ये क्यू है वो लेनी है। न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड, और यू कैन से कि जो D1 न्यू डिमांड और इनिशियल डिमांड इज Q, या Q1 माइनस Q। ओके, एंड डेल्टा P इज न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। आपका प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो मैं आपको अलग एक वीडियो आपको दूंगी, जिसके बीच में आपके इसमें न्यूमेरिकल्स उसमें आपको दिख जाएंगे। ठीक है, आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो अब दूसरा जो हमारा थर्ड मेथड है, टू मेथड्स हमने डिस्कस कर लिया, एक हमने एक्सपेंडिचर मेथड कर लिया और एक हमने प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड कर लिया। अब थर्ड बारी आती है ज्योमेट्रिक मेथड की। ज्योमेट्रिक मेथड क्या कहता है? ज्योमेट्रिक मेथड को हम अनदर नेम्स क्या हैं, ग्राफिक मेथड या पॉइंट मेथड या आर्क मेथड। ठीक है, और इन चारों में से कोई भी नाम आ जाए, ज्योमेट्रिक मेथड, ग्राफिक मेथड, पॉइंट मेथड या आर्क मेथड, समझ लेना एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई नई चीज आई, हमें तो पता ही नहीं। ठीक है, इसके 4 नाम है। ओके बेटा, और ये मेथड किसने दिया था? ये भी हमारे को प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। एक्सपेंडिचर मेथड भी हमें उन्होंने ही दिया था और ये ज्योमेट्रिक मेथड भी हमें उन्होंने ही दिया है।
अब ये मेथड क्या कहता है, ये इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करता है, ये एक डिमांड कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स को हम मार्क करते हैं और उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कहाँ पे, यूनिटरी है, ग्रेटर देन यूनिटरी है, लेस देन यूनिटरी है, किस टाइप से। ठीक है, अब ये कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे आपको डिमांड का आपके ऊपर दिखेगा, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। अब ये देखो इसमें क्या है, ये हमारा जो MN है, MN इज योर डिमांड कर्व, राइट, हियर इज योर प्राइस एंड हियर इज योर क्वांटिटी। तो अगर इसमें एकदम मिड पॉइंट पे पॉइंट आता है, मिड पॉइंट पे मींस ED इज इक्वल टू 1 यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। और अगर आपका मिड पॉइंट और अपर साइड सेगमेंट में चल जाओ, मिड पॉइंट और M डिमांड का, इन दोनों का मिड पॉइंट आता है कहीं पे भी, तो वो डेट इज ED इज ग्रेटर देन 1। ये जैसे A पॉइंट मैंने यहाँ पे मेजर किया, मेंशन किया हुआ है, दैट इज ED इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ऐसे ही आपका अगर आपका जो है B पॉइंट आ जाता है जो लोअर सेगमेंट में आ रहा है, लोअर सेगमेंट में कहीं आता है P और PN के बीच में कहीं पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे मिड पॉइंट दिखाया गया है, दैट इज योर ED इज लेस देन 1। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका ऊपर स्टार्टिंग में आ जाता है, यहाँ पे M पे पॉइंट आ जाता है आपका, तो यहाँ पे होगा ED इज यूनिटरी इंफिनिटी, एंड अगर N पे आ जाता है, N पे ED इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है आपके डिफरेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि कैसे आपके शो होंगे। अब इस चीज में ध्यान रखना है, जो इसमें आपको मैं आगे एक मेथड भी बताऊंगी, इसमें आगे भी बता रही हूँ। ये जो PM है ये अपर सेगमेंट कही जाती है और PN जो है लोअर सेगमेंट कही जाती है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अब यहाँ पे देखो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप कैसे मेजर करोगे, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, कहाँ से, P से। P हमारा क्या था, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से पहले लोअर सेगमेंट लोगे डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, दैट इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो मैंने आपको पूरे उसके पॉइंट्स आपको डिमांड कर्व पे शो किए, ठीक है बेटा। बेटे अभी तक हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिस्कस की है, उसके हमने मेथड्स डिस्कस कर लिया। अब बारी आती है हमारी डिग्री की, कि डिग्री क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे हमें पता चलता है। तो डिग्री अब हम देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री आप कह सकते हो, उसके 5 केसेस होते हैं। वो कौन कौन से केसेस हैं, दीज आर, नंबर 1 परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, Number 2 perfectly inelastic demand, Number 3 unitary elastic demand, Number 4 more than unitary elastic or inelastic demand, and Number 5 less than unitary elastic or inelastic demand। ठीक है, ये हमारे 5 तरह के केसेस हैं। तो अब हम 1 by 1 इन केसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बारी आती है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की, कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हमारा क्या है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बेसिकली हमारे को क्या कहता है, उस केस में क्या होता है कि हमारी डिमांड जो है इनफाइनाइट हो जाती है, किसी भी तरीके की हो जाती है, कहीं कितनी भी डिमांड ज्यादा हो सकती है उसी प्राइस के ऊपर। अगर हमारा कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है तो हमारी जो डिमांड है कम ज्यादा कम जितनी मर्जी हो सकती है, उसमें कोई आपकी वहां लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप 10 यूनिट्स भी आप उसकी डिमांड हो सकती है और उसकी 1 लाख यूनिट्स भी डिमांड हो सकती है उसी प्राइस पे, वो आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहता है। और दूसरा ये क्या कहता है कि थोड़ा सा अगर इस आपके इस मतलब परफेक्टली इलास्टिक के डिमांड के केस में अगर आपके प्राइस में थोड़ा सा बढ़ोतरी कर दो आप 1% भी या 0.1%, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसके कारण क्या होगा, डिमांड आपकी बिल्कुल उस प्रोडक्ट की बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। या तो डिमांड आपकी इनफाइनाइट है उसी प्राइस पे, अगर आपकी प्राइस में थोड़ी बहुत ही चेंजेस आती हैं, अगर थोड़ा सा भी आप इंक्रीज करने की कोशिश करते हो तो आपकी डिमांड विल कम टू 0, ठीक है। ये नॉर्मली आपकी कहाँ पे होती है, अब ये केस कहाँ पे आता है, ये आता है ज्यादा केस ये आपका आता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। उस केस में क्या है, डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक है। अब आप बोलोगे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या आ गई, पर जो परफेक्ट कंपटीशन है ये आप इसी क्लास में +1 में ही आगे के चैप्टर्स में आपको समझ आएगा, जहां पे आपका जो सेलर है ही इज प्राइस
टेकर एंड नॉट प्राइस मेकर। प्राइस टेकर मतलब जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको उसी प्राइस पे अपनी कॉमोडिटी प्रोडक्ट को बेचना है। वो प्राइस मेकर ने उसने प्राइस नहीं बनाना है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इतनी ही चीज समझो, आगे जैसे जैसे आप चैप्टर्स को आगे करोगे तब आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी, आपको प्रॉपरली परफेक्ट कंपटीशन के बारे में सारा बताया जाएगा। ठीक है, अब यही चीज जो मैंने आपको बोली आपको डायग्राम से समझाती हूँ मैं। ये देखो हमारा ये डायग्राम है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है एंड वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस है। वो क्या कह रहा है, इस तरह की मार्केट में ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होती है, जब आपका वही प्राइस पे आपकी ये देखो जो हमारा पीसी प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर आपकी कितनी भी डिमांड हो सकती है, क्यू भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी इसको कॉमोडिटी को डिमांड कर लोगे। पर अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है, ये देखो 1% प्राइस बढ़ाया, पी से P1 गया 1% प्राइस बढ़ा, उस केस में क्या है, डिमांड यहाँ पे है नहीं, डिमांड यहीं पे रहेगी, तो मीन जीरो। अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड जीरो हो जाएगी, ये केस है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफिनिटी, यहाँ दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, क्लियर हो गया, ये पहला केस है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। अभी हमने डिस्कस किया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसमें डिमांड हमारी इंफिनिटी हो जाती है। अब आ रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसमें हमारी जो डिमांड है वो हमारी जीरो हो जाती है। अब ये आपको क्या कहता है, इस केस में क्या होता है कि अगर आपकी प्राइस में चेंजेस हो रही है, कुछ भी प्राइस कम ज्यादा जो मर्जी हो रहा है प्राइस, उसकी चीज का आपका जो है डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जितना आपका डिमांड आपकी हो रही है उतनी ही डिमांड होगी। प्राइस बेशक आप 10 रुपए रखो, बेशक 15 रुपए रखो, बेशक 8 रुपए रखो, डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अगर थोड़ा सा भी प्राइस में कम ज्यादा होता है या ज्यादा प्राइस में चेंज आता है तो उसके ऊपर डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इट इज अ सिचुएशन वेयर इवन सब्सटेंशियल चेंजेस इन द प्राइस लीव्स डिमांड अनअफेक्टेड। ठीक है, अब ये देखो डायग्रामेटिकली ऐसे एक्सप्लेन होगा, वही है, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, वाई एक्सेस पे प्राइस है। अब ये देखो जब पहले प्राइस पी था तो हमारी डिमांड कितनी थी, क्यूसी यूनिट। ठीक है, इतनी हम डिमांड कर रहे थे, ओक्यू यूनिट्स हम कर रहे थे, इतनी हमारी डिमांड थी। पर जब हमारा प्राइस पहले पिछले केस में मैंने आपको 1% कहा था, यहाँ पे हमने अगर 10% प्राइस भी बढ़ गया तब भी हमारी डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड वेयर डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सेकेंड केस था। आगे चलते हैं, अब बारी आती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू 1, यूनिटी के बराबर होगा, कहीं पे भी आप देख लो डिमांड का पे कौन सा मर्जी पॉइंट पे ले लो वहां पे आपका ईडी 1 के बराबर आएगा। ठीक है, ईडी के मेथड्स आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने कैसे निकालनी है उसके मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये देखो ये कौन सी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कौन सी सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पांस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सच दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स ऑन द कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कि ये क्या कह रहा है, डिमांड कर्व के कहीं पे भी, पूरी ये जो डी डिमांड कर्व है, कहीं पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे मैंने ए और बी मार्क किया, आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे एनीवेयर, हर जगह पे आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। प्राइस और कॉमोडिटी टोटल एक्सपेंडिचर इस हिसाब से चेंज होंगे कि आपका वो सारा का सारा कोई आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 ही रहेगी हर पॉइंट पे। अब ये देखो पहले हमारी थी P1 प्राइस, जब OP1 प्राइस था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी OQ1, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, OP1 इंटू OQ1। ठीक है, जब आपका प्राइस इसमें उन्होंने मैंने आपको पहले बताया, पहले P2 से फॉल हुई है, पहले P2 जब प्राइस था हमारा तो OP2 हमारा प्राइस था और क्वांटिटी डिमांडेड थी हमारी OQ2, राइट, ए पॉइंट आया था, तो इस चीज में हमारी जो एक्सपेंडिचर कितना था OP2 मल्टीप्लाइड बाय OQ2,
है ना। और जब प्राइस हमारा फॉल हुआ P2 से P1 पे, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, OP1 इंटू OQ1। अब ये जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, ये मतलब ये जो आपका प्राइस है, प्राइस चेंज के कारण जो है आपकी जो डिमांड इस हिसाब से चेंज हो रही है कि आपके टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस केस में आप कहीं पे भी मिला लो, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 ही आएगी। ये आपका केस आ जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। अब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड क्या है, ये वो सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी is such that total expenditure on the commodity increases when price decreases and total expenditure decreases with price increases। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे अगर आपका किसी केस में किसी प्रोडक्ट का आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो प्राइस के हिसाब से चेंज होगी, अगर आपका प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है तो आपकी डिमांड इस हिसाब से आपकी चेंज हो रही है कि आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसका कमोडिटी के ऊपर बढ़ जाता है। और जब आपका प्राइस आपका जो है वो डिक्रीज होता है, कम होता है, तो उस केस में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है जब आपका प्राइस इंक्रीज होता है। मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, जब आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाएगा, और जब आपका प्राइस डिक्रीज होगा तब आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। तो इस केस में देखो, ये आपका डायग्राम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अब ये है आपके ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो पहले जो था हमारी डिमांड ये थी, P2 प्राइस था, P2 से जब आपकी प्राइस कम हुआ P1, और तो आपका एक्सपेंडिचर जो था वो आपका बढ़ गया। वो बढ़ने के कारण क्या हुआ, आपका जो ये प्राइस फॉल हो रहा है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, उस केस में ये आएगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट केस। लास्ट केस हमारा क्या कहता है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड। अब ये जो सिचुएशन है, ये कौन सी सिचुएशन है, व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज सच दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी डिक्रीजेस व्हेन प्राइस फॉल्स। मींस जब हमारा प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा कम हो रहा है, और एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस राइजेस। मींस ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं, प्राइस और आपका जो आप एक्सपेंडिचर है वो सेम हो रहा है। अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड भी बढ़ती है, सॉरी, अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है, और अगर आपका प्राइस कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका कम हो जाता है। ठीक है, यही था पहले आपका। देखो P1 प्राइस था तो आपकी टोटल जो एक्सपेंडिचर आपकी क्वांटिटी Q1 था, टोटल एक्सपेंडिचर आपका यहाँ आता था ए पे। प्राइस कम हुआ, P1 से P2 पे आया, तो आपका डिमांड ऐसे एडजस्ट हुई कि आपका एक्सपेंडिचर आपका कम हुआ। तो जैसे जैसे आपका ये आपका B2A जाएगा, पहले आपका P2 प्राइस था, फिर आपका P1 प्राइस है। अगर आपका प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका कम हो गया। ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो उसको हम कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है बेटा, अब हमने पूरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिटेल में डिस्कस कर लिया। हमारा सिर्फ एक ही उसमें कॉन्सेप्ट रह गया पढ़ने वाला, वो रहता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर फर्क पड़ता है, वो फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, नेचर ऑफ द कमोडिटी मींस नेचर ऑफ कमोडिटी या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट और गुड इन क्वेश्चन, जो भी है आपका। अगर आपकी देखो हमारी जो गुड्स हैं वो कितनी तरह के हैं, नेसेसरीज ऑफ लाइफ हैं, या आपकी कह सकते हो आप लग्जरीज ऑफ लाइफ हैं, या आप कह सकते हो कुछ कंफर्ट गिविंग गुड्स हैं, या कुछ आप कह सकते हो जॉइंटली, जैसे हमने जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े थे। तो इस टाइप के हमारे गुड्स हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गुड, किस टाइप का हमारा कमोडिटी है, उस टाइप से उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेसेसरीज ऑफ लाइफ। अब नेसेसरीज में जो आपको डेली
आपको चीजें चाहिए, जैसे सॉल्ट हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, मैच बॉक्स होगी, आपकी बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स होगी, या स्टेशनरी आइटम्स होगी, या आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए सीजनल जो भी हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपकी नेसेसरीज ऑफ लाइफ है। तो इन सारी चीजों की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड होती है। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है आपका, अगर उस कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो ओवरऑल हमारा जो एक्सपेंडिचर उसके ऊपर हम खर्च कर रहे हैं, हमारी डिमांड इस हिसाब से एडजस्ट होती है कि हमारा उसमें ओवरऑल एक्सपेंडिचर भी कम होता है। मींस दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, प्राइस फॉल होगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी फॉल होगा, और प्राइस राइज होगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी राइज होगा। ठीक है, तो ये बात आई है हमारी जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ की। आगे बात आती है हमारी जैसे लग्जरीज के। लग्जरीज में आपकी कौन सी चीजें आ गई, जैसे एलईडीज होगी, या आप यू कैन से एयर कंडीशनर्स हो गए, ये जो हमारी चीजें, या आपकी कोई एक्सपेंसिव फर्नीचर या इस टाइप की चीजें होगी। तो इन सारी चीजों की जो है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होती है। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड हमारी ऐसे एडजस्ट होती है कि हमारी एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर विल कम डाउन। So price and total expenditure will move in opposite directions. जब वो opposite directions में चलते हैं तो उसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और जो आपकी लग्जरीज है उनकी ऐसे ही होती है। ठीक है, आगे कुछ चीजें आ जाती है जैसे आपकी कंफर्ट्स है, उसमें आपकी जो कंफर्ट जिसमें आपको अच्छा लगता है चीजें, जैसे आपकी मिल्क हो गया, कूलर हो गया, या फैन हो गया, या यू कैन से गीजर हो गया। अब ये जो आपकी चीजें हैं ये आपकी कंफर्ट देने वाली चीजें होती है, ब्लोअर वगैरह हो गए, ये आपको कंफर्ट देते हैं। तो इन लोगों की जो कंफर्ट देने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, इन लोगों की इन चीज का प्रोडक्ट्स की डिमांड ना तो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है और ना बहुत ज्यादा इन इलास्टिक होती है। ठीक है, और जो जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट्स है, जैसे आपकी मान लो कार और पेट्रोल हो गया, या पेन एंड इंक हो गया, जैसे हमने किया था ये जो जॉइंटली साथ के साथ चलते हैं, अगर कार है तो पेट्रोल भी है साथ के साथ, दोनों आपकी एडजस्ट होते हैं। तो ये जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, इन गुड्स के बीच में क्या है, अगर आपकी इनके नॉर्मली क्या होते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड कैसे आएगी, अब देखो मान लो जैसे कार एंड पेट्रोल की बात करते हैं, अगर आपका पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है, जैसे आजकल बढ़ रहा है, अगर आपका पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो उस केस में आपकी जो इसकी डिमांड पेट्रोल की कम नहीं होगी। क्या रीजन है, क्यों नहीं कम होगी, क्योंकि हमारी कार्स की डिमांड कम नहीं हुई। कार्स तभी चलेंगे ना अगर आपका पेट्रोल होगा। जिनके पास कार्स है, ऑटोमोबाइल्स है, अगर आपका पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपने वो व्हीकल को अगर चलाना है तो आपको पेट्रोल तो लेना ही, डीजल मतलब फ्यूल तो आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। सो इसलिए इन चीजों की जो आपकी डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड आती है। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की हमने बात ऊपर नेचर ऑफ द कमोडिटी में कर ली, अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जो सब इस केस में क्या है, जो इनके जो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो इनकी डिमांड रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड होती है। मोर इलास्टिक डिमांड में क्या है कि इनमें क्या, क्योंकि इनके कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, वॉट एवर द प्राइस में बी, आपने उनकी प्राइस जितना मर्जी जाए आप लोगों ने वो प्रोडक्ट लेना ही लेना है, तो इसलिए इनकी रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, जिनके हमारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते, और जिनके हमारे उनकी जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है उनकी इन इलास्टिक डिमांड होगी, और जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उनकी मोर इलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, समझ आ गया। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में ये कॉन्सेप्ट है, जिसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उनकी जो मोर इलास्टिक डिमांड होगी, और जिनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे आपके आगे लिकर आ गया, सिगरेट्स आ गई, इनके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो इनकी इन इलास्टिक डिमांड है, इनके जो मर्जी प्राइस जितना मर्जी हाई जाए डिमांड उतनी होनी ही होनी है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉमोडिटी। डिफरेंट यूजेस ऑफ कॉमोडिटी में आ जाता है कि जिन गुड्स चीज़ों की आपकी जो कॉमोडिटीज कुछ ऐसी होती है जो डिफरेंट यूजेस में आप डाल सकते हो,
उस केस में उनकी जो डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है। और जो गुड्स हैं जिनके बहुत कम यूज होते हैं उनकी इन इलास्टिक डिमांड होती है। अब ये देखो, जैसे आपका एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसके मल्टीपल यूजेस है। मल्टीपल यूजेस कैसे हैं? आपका टीवी चलेगा, आपकी लाइट, फैन, एसी सब कुछ चलेगा। तो ये सारी चीजों, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, आपका ये आपने जो कंप्यूटर है आपका, वो जितनी ये चीजें हैं सारी की सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। सो इस केस में क्या है, जिन चीजों के ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जब ज्यादा चीजों में यूज हो रही है, इस केस में आपकी इलास्टिक डिमांड होगी, जितना मर्जी रेट हो आपने यूज करनी ही करनी है। ठीक है। और जिन कॉमोडिटीज का आपकी डिफरेंट यूजेस में नहीं डल सकती हैं, उन चीजों में आपकी जो डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी, क्योंकि वो आपके उनके यूजेस कम है, उनकी इन इलास्टिक डिमांड है। ठीक है। नेक्स्ट कम्स पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज। पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज में क्या है कि जो आपकी कुछ यूज है, कुछ कॉमोडिटीज हैं जिनमें आप उनका डिले कर सकते हो, उनको पोस्टपोन मतलब उनके यूज में डिले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका हाउस कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए करनी है, तो वो आप लेटर ऑन भी कर सकते हो, या आपने हाउस रेनोवेट कराना है तो लेटर ऑन भी, अगर आपको पता है कि अभी रुक के हम पोस्टपोन कर सकते हैं, आप लेटर ऑन भी कर सकते हो। सो इन चीजों में जो है, इन चीजों की आपकी डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी। कि इलास्टिक मीन्स थोड़ा सा प्राइस, उनके जो चीजों आपको लगनी है थोड़ा सा प्राइस उनका बढ़ा तो उनकी डिमांड बिल्कुल जीरो है, क्योंकि आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो। पर ऑपोजिटली, अगर मान लो आपकी गुड्स कमोडिटीज कुछ ऐसे जहां पे आप उसका यूज पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको आज ही अभी ही करना पड़ेगा, उस केस में जो आपकी इन इलास्टिक डिमांड होगी, इन इलास्टिक डिमांड मीन्स जितना मर्जी प्राइस हो आपका डिमांड आपकी रहेगी रहेगी। प्राइस जितना मर्जी ऊपर नीचे जाए, आपने उतनी डिमांड करनी है तो रहेगी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में क्या है, जिद की तो इनकम देखो लोगों की बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, उनकी नॉर्मली डिमांड जो है इन इलास्टिक रहती है। ठीक है। उनकी डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक होती रहती है, मीन्स प्राइस ऊपर नीचे जितना मर्जी हो उनकी डिमांड उतनी की उतनी रहती है। नॉर्मली जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी मिडिल इनकम आती है, मतलब नॉर्मल इनकम आती है, उन केसेस में उन लोगों की जो डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड होती है। इलास्टिक डिमांड मतलब कि उन उस केस में जो उन वो लोग हैं जिनकी इनकम एवरेज मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं लोग, उन लोगों में अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो आपकी डिमांड एकदम आप जीरो कर देते हो, क्योंकि वहां पे परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है और आप कहीं और पे जा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट कम्स, अभी हमने किया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अब आते हैं हमारा प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। अब ये देखो, जो आपकी कंज्यूमर्स की इनकम है, सारी की सारी इनकम एक ही प्रोडक्ट पे तो नहीं लगती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है। अगर अब डिपेंड करेगा कितनी पोर्शन जो है इनकम का आपकी गुड्स के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर लग रहा है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर। अगर बहुत थोड़ा पोर्शन लग रहा है, जैसे मान लो आपका टूथपेस्ट हो गया, आपके ये बाथिंग सोप्स हो गए, या आपके शू पॉलिश होगी, या आपकी न्यूज़पेपर्स हो गए, नीडल्स हो गई, इन चीज़ों पे बहुत थोड़ी इनकम लग रही है, इन केस इन चीज़ों में हमारी इन इलास्टिक डिमांड होती है। मीन्स क्योंकि इसमें हमारी इनकम कम यूज लग रही है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कम यूज हो रही है, तो आपका प्राइस कितना भी हो, डिमांड आप उतनी की उतनी करोगे ही करोगे। पर अगर आपकी ज्यादा इनकम उसमें स्पेंड हो रही है, उस केस में क्या होता है, हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उन कमोडिटीज की हमारी इलास्टिक होगी। इलास्टिक मींस कि अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स में क्या आएगा, अब कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अगर तो कंज्यूमर ने वो हैबिचुअल है, उसने लेनी ही लेनी है वो चीज, कंज्यूम करनी करनी है, उस केस में क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड होगी। मींस प्राइस जितना मर्जी ऊपर नीचे चला जाए, डिमांड उतनी की उतनी ही रहेगी, क्योंकि वो इंसान, हाउस होल्ड जो है, कंज्यूमर जो है, उन प्रोडक्ट्स के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या कहता है कि अगर तो डिमांड शॉर्ट
पीरियड में हमेशा डिमांड इनइलास्टिक होती है, और जो लॉन्ग पीरियड में है वो डिमांड इलास्टिक होती है। वो क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में कंज्यूमर कैन चेंज हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वो अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पर शॉर्ट रन में वो नहीं कर सकता, इसलिए शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होगी डिमांड। मींस जितना मर्जी प्राइस हो, डिमांड उतनी यूनिट्स उन्होंने कंज्यूम करना है तो करना ही करना है। और जो आपके लॉन्ग पीरियड में है वो इलास्टिक डिमांड होगी। इलास्टिक डिमांड मीन्स थोड़ा सा प्राइस में इंक्रीज होगा तो आपकी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में क्या है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कॉमोडिटी, जो पर्टिकुलर कॉमोडिटी है उसके प्राइस के ऊपर भी पड़ता है, डिपेंड करती है। अब देखो, अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी हाई, ज़्यादा हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी, कब होगी? जब उसके कॉमोडिटी का जो प्राइस है वो ज़्यादा होगा और हायर लेवल ऑफ प्राइस है हुआ। और अगर आपका लोअर लेवल ऑफ प्राइस होगा तो उसमें आपकी लो होगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके, हमने डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े हैं जो आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करते हैं। ठीक है बच्चे, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.